नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज बात करते हैं क्लास 10 के उन छात्र छात्राओं से जो कि माध्यमिक देने जा रहे हैं। और भूगोल में माध्यमिक में 4 नंबर का एक ऐसा प्रश्न आता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आसानी से लिया जा सकता है जरा सा प्रैक्टिस करके। तो कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे उसका उत्तर दें और कुछ सजेशन है उसको देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं और तैयारी करते हैं माध्यमिक की। तो माध्यमिक में एक ऐसा प्रश्न आता है, देखिए लिखा होता है बाएं से दाएं को मिलान कीजिए। यानी बाएं से दाएं स्तंभ जो ए और बी साइड होता है उसे मिलान करना है। हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि मिलान कीजिए यानी तीर से लगाते हैं और मिला देते हैं। आप समझ लो, एग्जामिनर समझ ले। और तीर चलाने में सभी माहिर नहीं होते हैं, तीर मिसप्लेस भी होता है। यानी तीर कहीं का निशाना और कहीं की निगाही। उल्टा कहा क्या? हाँ, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कैसे करना है। तीर नहीं बनाना है। तीर बनाने से क्या है, काफ़ी कंफ्यूजन होता है एग्जामिनर को देखने में और भूल होने से फिर सब खत्म। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। तो बायां वाला स्तंभ और दायां वाला स्तंभ, इस प्रश्न की एक खासियत ये भी होती है, खूबी ये है कि इसका उत्तर सामने ही होता है और इस उत्तर को जरा सा पढ़ने से, जरा सा इसके साथ यूज टू होने से तुरंत आंसर मिल जाता है। 4 होता है और 4 में से ही आंसर। एक गलत हुआ मतलब दूसरा गलत हो जाएगा, एक गलत मतलब एक नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर कट जाएगा। इसलिए ध्यान से। और कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो ध्यान देंगे कि बाएं स्तंभ और दाएं स्तंभ को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद बराबर चिन्ह देंगे और बराबर के बाद जो उत्तर है उस उत्तर से मिलान करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है प्रश्न में। सबसे पहले देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, इसको जानना होगा, समझना होगा कि सिलिकॉन वैली क्या है। तो सिलिकॉन वैली अमेरिका का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी विकसित है। पूरे विश्व का कामकाज वहाँ से होता है, आईटी सेक्टर का क्षेत्र है, केंद्र है। तो हमारे भारत का, यहाँ अमेरिका तो है नहीं, तो हमारे भारत का कौन सा क्षेत्र या कौन सा स्थान जो है सिलिकॉन वैली के नाम से परिचित है, यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी भारत का। तो यहाँ ढूंढेंगे कौन सा स्थान है जो कि सिलिकॉन वैली कहलाता है। तो हमारे देश में एक ऐसा स्थान है या एक ऐसा शहर है जिसे आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रगति किया है और पूरे विश्व से कामकाज हो रहा है। वहाँ पे कंपनियाँ अपना पूंजी लगा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर रही हैं। तो कौन सा है, वो है हमारा बेंगलुरु यानी बंगलौर या बेंगलुरु। बेंगलुरु में काफ़ी ज़्यादा कंपनियां पैसा लगाती हैं और आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं हमारे भारत के युवा, जैसे अमेजन, विप्रो या फिर इन्फोसिस। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज और छोटे छोटे आईटी सेक्टर्स भी काफ़ी पनपे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो रही है। हमारे युवा भी लगे हुए हैं, हमारे देश का स्किल काम कर रहा है, हमारे देश का युवा काम कर रहा है वहाँ पे। तो इसके बारे में जान लेना है। तो बेंगलुरु अब याद रहेगा, बेंगलुरु में आईटी सेक्टर है और आईटी सेक्टर के कारण ही हमारे भारत का बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, मैप पॉइंटिंग में भी आता है, याद रखना। लोकटक झील जो है एकमात्र भारत का ऐसा झील है
जो तैरता है और इस तैरने के कारण ही ये काफ़ी प्रसिद्ध है। वनस्पति द्वीप तैरते हैं। तो ये कहाँ है ये जानेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे कि कहाँ पे है हमारा लोकटक झील। तो लोकटक झील जो आया वहाँ एकदम आ जाइए, कहाँ पे, मणिपुर, भारत का पूर्वी क्षेत्र। मणिपुर जो है लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे लुप्त प्राय जो हिरण प्रजाति है वो यहीं मिलती है, तो मणिपुर। और यहाँ पे नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ है इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और संगाई हिरण जो विश्व में लुप्त है वो भी हिरण इसी नेशनल पार्क में है। तो मणिपुर याद रखेंगे, लोकटक झील, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे आंसर, एक आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन पनप रहे हैं और बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। तो इनको भी नोट करते चलना, इनको भी याद करते चलना, इससे भी रिलेटेड बहुत कुछ प्रश्न आते हैं। उसके बाद आते हैं भारत का केंद्रीय वन भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ है भारत में। भारत का केंद्रीय वन भूमि अनुसंधान केंद्र हमारा पड़ता है देहरादून में। तो देहरादून आंसर होगा। देहरादून को याद रखेंगे, केंद्रीय वन भूमि अनुसंधान केंद्र यानी फॉरेस्ट लैंड रिसर्च सेंटर। उसके बाद आते हैं पूर्वी भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह, यानी इस तरह से मैप पॉइंटिंग में देता है कि एक पूर्वी भारत का बंदरगाह चिन्हित कीजिए। तो याद रखेंगे कौन सा है, पारादीप बंदरगाह। तो यहाँ आया हमारा पारादीप बंदरगाह, भारत का पूर्वी प्राकृतिक बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह जो कि भारत के पूरब में है और प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये उड़ीसा यानी महानदी के मुहाने के पास है। तो ये याद रखेंगे, इससे कितने सारे क्वेश्चन निकले। उसके बाद गुलाबी शहर, गुलाबी शहर किसे कहते हैं, कमेंट में बताओ। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, ठीक। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। क्यों कहते हैं गुलाबी शहर, क्योंकि 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जब आए थे भारत में तो जयपुर के महाराज, तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को क्या किया, गुलाबी रंग से रंगवा दिया। तब से जो है ये गुलाबी शहर बन गया और तब से हम लोग गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का अतिथि सम्मान था, यानी कोई आ रहा है उसकी सेवा में, उसके सम्मान में कोई अजूबा सा, कोई अनोखा सा हमने काम किया उसके स्वागत में। तो ये भी हमारी परंपरा है भारत की। तब से जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ है जयपुर, नंबर 1 है, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम जान पाए जयपुर गुलाबी शहर, ठीक। तो याद रहेगा ना क्यों कहा जाता है गुलाबी शहर। तो कोई भी प्रश्न है उसके पीछे वाली कहानी थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे तो याद रहता है। तो इसको भी हम जानेंगे। उसके बाद आते हैं भारत का डेट्रॉइट। अब उसी तरह बेंगलुरु की तरह ये भी है, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है। डेट्रॉइट अमेरिका में, जो कि काफ़ी इंजीनियरिंग उद्योग इत्यादि के लिए, उद्योग के लिए काफ़ी जाना जाता है डेट्रॉइट शहर को। उसी तरह हमारे देश के डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, तो डेट्रॉइट जो हमें कहा जाता है चेन्नई को। भारत का डेट्रॉइट चेन्नई, याद रखेंगे। तो चेन्नई हुआ हमारा, बेंगलुरु हो गया, मणिपुर हो गया, देहरादून हो गया, पारादीप, जयपुर। तो इस तरह जब हम मिलाएंगे तो इसी तरह टिक देते जाएंगे ताकि
कंफ्यूजन ना हो कौन सा बाकी रह गया, नहीं तो फिर दूसरे चीज़ दिमाग में आ जाएगा, ये नहीं ये नहीं वो, बस इधर उधर हो जाएगा। तो जो पहले आएगा दिमाग में याद करके आएगा, जो कंक्रीट लगेगा कि ना यही है सही, तो पहले हम इसी तरह मिला लेंगे। उसके बाद तो शुल्क मुक्त बंदरगाह में चलते हैं, यानी टैक्स फ्री पोर्ट। तो टैक्स फ्री पोर्ट किसको कहा जाता है? जहाँ पे टैक्स मुक्त कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। तो गुजरात से याद आ रहा है कौन सा पोर्ट? तो गुजरात में है शुल्क मुक्त बंदरगाह। हमारा गुजरात भारत के पश्चिम की ओर, मैप भी देखते चलेंगे और याद रखेंगे। मैप अगर याद रहेगा दिमाग में, भारत का कौन सा इलाका किधर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्षेत्र किस दिशा में है, इसे हम लोग याद रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो शुल्क मुक्त बंदरगाह यानी टैक्स फ्री पोर्ट आता है हमारा गुजरात का कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? उच्चारण करते चलो, सिर्फ देखने से नहीं होगा। कांडला बंदरगाह, मेरे साथ बोलते बोलते चलो, याद करना, लिखना, इसे बार बार प्रैक्टिस करना। एक बार में नहीं होता है कोई चीज। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी अभ्यास करते करते वो मति जो जड़ हो चुकी है, स्थिर है, कुछ दिमाग में नहीं है, वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से बुद्धिमान बन जाता है। इसे याद रखना। तो कांडला बंदरगाह। उसके बाद आते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना यानी ईख, सुगर कैन। तो गन्ना अनुसंधान यानी कहें तो गन्ना पर रिसर्च किया जाता है वहाँ पे। तो कौन सा स्थान है हमारे भारत का जिसे गन्ना अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र क्या बचा, हमने देखा है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, हम टिक देते गए कौन सा है आंसर। तो ये लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र है हमारा। उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ गन्ना अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं गैस की प्रमुखता। कौन सी गैस की प्रमुखता? ओजोन गैस की प्रमुखता। तो ओजोन गैस कहाँ पे पाया जाता है? और ओजोन गैस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यानी पृथ्वीवासियों के लिए। अगर ओजोन गैस नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा तापमान हो जाएगा। तो ओजोन गैस जो है, हमारी पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई है वायुमंडल से। वायुमंडल के बहुत सारे स्तर हैं, लेयर्स हैं ऊपर की तरफ। तो जो लेयर्स है उसमें पहला लेयर जो पड़ता है वो होता है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, और उसके बाद आता है कौन सा? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में एक ऐसी बीच में लेयर होती है जो कि 25 से 35 किलोमीटर के बीच एक ऐसी पतली सी लेयर होती है ओजोन गैस की। अब ओजोन गैस चारों तरफ से हमारे ट्रोपोस्फियर को घेरा हुआ है, और उस घेरे के कारण, उस परत के कारण, उस पर्दे के कारण हम लोग काफ़ी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज यानी पैराबैंगनी किरणें, जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर ओजोन गैस का लेयर नहीं रहता तो हमारा स्किन जो है जल जाता, इतना तापमान, और स्किन के काफ़ी बीमारियां होती, स्किन कैंसर इत्यादि। तो उससे बचाती है, पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, सोखती है, और हमारे पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। यहाँ के जीवों को भी जीवन प्रदान करती है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहता तो पृथ्वी का तापमान काफ़ी ज़्यादा
होता और सारा झुलस जाता। तो याद रखेंगे, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर यानी समतापमंडल में जो होता है वो होता है ओजोन गैस। तो क्या रखेंगे, यहाँ पे बचा हुआ है राजस्थान, तो होना नहीं है, तो बच गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर को हम याद रखेंगे ओजोन लेयर के नाम से, स्ट्रेटोसोजन, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर यानी समतापमंडल, समतापमंडल। उसके बाद लास्ट वाला बच जाता है। तो लास्ट वाला जो बचता है, राजस्थान बचा है, तो मरुस्थल। तो मरुस्थल हमारे देश में कहाँ है, तो राजस्थान में ही है। तो राजस्थान या रेगिस्तान, हमारे देश में रेगिस्तान या राजस्थान मरुस्थल है और कहीं नहीं है। तो इस तरह से हमने 10 मैचेस या 10 जो है प्रश्नों का मिलान किया, आंसर जाना, उसकी कहानी जानी थोड़ी थोड़ी। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगला सेट करते हैं। यहाँ और 10 प्रश्न है जिसका मिलान करेंगे और ध्यान से करेंगे और कमेंट में सारे मिलान करके हमें बताएंगे कि हमारे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है इसरो। इसरो ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत का वह स्थान जहाँ पे ब्रह्मांड, स्पेस के बारे में अनुसंधान होता है। तो कहाँ है, मिलान करेंगे। 16 नंबर, 16 नंबर देख रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ मिलान होगा भारतीय अनुसंधान केंद्र का। उसके बाद यहाँ हम टिक देते चलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। तो भारतीय अनुसंधान केंद्र स्पेस यानी भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल से पश्चिम बंगाल में कलकत्ता वासी परिचित हैं। सबसे पहले मेट्रो रेल यानी जिसको यहाँ पश्चिम बंगाल में कहते हैं पाताल रेल, जो कि मिट्टी के नीचे चलती है, तो इसलिए इसको पाताल रेल कहते हैं। मेट्रो रेल पहली बार कलकत्ता में ही चला था, इसलिए यहाँ हम देखेंगे, मिलान करेंगे तो कलकत्ता, कलकत्ता से हमारा हो गया। 2 मिलान हम कर लिए। यहाँ पे लिखना है बराबर देके, ठीक है, लिख के हमें दिखाना कमेंट में। उसके बाद रेल इंजन। रेल इंजन कहाँ बनता है, तो रेल इंजन बनता है हमारा चित्तरंजन में। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना बनता है। उसके बाद उत्तरी भारत का मानचेस्टर, मानचेस्टर फिर वही भारत का मानचेस्टर और उत्तरी भारत का मानचेस्टर। तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद और उत्तरी भारत का मानचेस्टर कानपुर, यानी कपड़ा उद्योग, याद रखना। उसके बाद मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति यानी सुंदरी पेड़ जिसके जड़ें बाहर निकलती हैं और दलदली जमीन और समुद्री जमीन में होता है, या दलदली जमीन जो कि समुद्र के निकट होता है वहाँ पे होता है। तो सुंदरबन, तो सुंदरबन कहाँ है देखेंगे, सुंदरबन यहाँ 12 नंबर में सुंदरबन। तो उसके साथ मिलान होगा सुंदरबन से मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरी वृक्ष। कॉफी अनुसंधान केंद्र, कॉफी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है हमारे भारत में, तो भारत का जो कॉफी अनुसंधान केंद्र है वो है चिकमंगलुर में, कर्नाटक में है चिकमंगलुर, और वहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है। तो कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुर में, कर्नाटक में। उसके बाद आते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ होता है, ये एक प्रकार का चक्रवात होता है जो कि दिन के दूसरे तीसरे पहर होता है और पश्चिम बंगाल में ही होता है। तो पश्चिम बंगाल से इसका मिलान होगा। उसके बाद झूम कृषि या खेती, तो झूम कृषि जो होती है वो किससे मिलान हो रहा है यहाँ पे देख लेंगे।
मिट्टी का अपक्षय 17 नंबर। उसके बाद डीजल रेल इंजन। डीजल वाला रेल इंजन कहाँ भारत में होता है? तो वो होता है बनारस में, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये याद रखेंगे। उसके बाद प्राय सभी हो गए। उसके बाद आते हैं नामचा बारवा। अब नामचा बारवा जो है वो हमारे पूर्वी भारत में पड़ता है। ये एक प्रकार का क्या है? चोटी, पर्वत चोटी, पूर्वी भारत या पूर्वी हिमालय का पर्वत चोटी। और ये नामचा बारवा चोटी किस राज्य में है? थोड़ा कमेंट करके बताएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। और आशा है कि सब लोग ये 20 मैच हमने करवाए, इसे प्रैक्टिस करेंगे और आगे भी हम इसी तरह लाते रहेंगे बच्चों के लिए प्रश्न और माध्यमिक की तैयारी करवाते रहेंगे। और सभी से निवेदन है कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इन बच्चों को हेल्प कर पाऊँ और हमें भी ज़रा हिम्मत मिले, हौसला मिले ताकि मैं इन बच्चों को हेल्प कर पाऊँ। मेरे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जो विद्यालय नहीं पहुंच पाते या फिर किसी भी वजह से उनका क्लास, विद्यालय का क्लास छूट जाता है या फिर किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें ज़रा मैं हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।